जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक और श्रृंखला लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं और आपको आज यूपी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आप लोग कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की गलतियाँ हम देखते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं कि आप वीडियो देखते हैं, उसके बाद स्किप करके निकल जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू में चल रही हैं। यार थोड़ा सा तो कोशिश करिए ना, एक बार देखिए, तो वीडियो तो देखिए। आप जितने परचेज क्लास लेते हैं ना, भूल जाएंगे आप यहाँ देखिएगा जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आप इसको देखिए और अपनी एक परचेज क्लास जो है वो आप उससे कंपेयर करिए और फिर देखिए कि मेरी और उस क्लास में क्या अंतर है। यार आपको हम पूरा फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ बेहतर तरीके से दे रहे हैं। आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपको लगता है कि हम यहाँ ये दौड़ भाग जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप इस बात को दिमाग में डालिए। सबसे पहले तो अस्थायी होना सीखिए। कोई चीज़ अगर चल रहा है तो उसमें देखिए। शुरू में देखा, उसके बाद बंद कर दिया, स्किप करके बाहर निकल गए, क्या करेंगे आप? ऐसे बताइए। कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो ऐसा करके देखते रहेंगे, और जब ऐसा करेंगे ना तो आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ढंग से देखिए। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप तुलना करिएगा। आप जितने पेड क्लासेस लिए हैं, जितने परचेज क्लास लिए हैं, उसको देखिए और इसमें अगर उससे ये प्लस ना हो तो आप मत देखिए इसके बाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज ये यूपी कैसे आप पढ़ी जाती है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पढ़ाएंगे आज आपको, उस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको समझ में कुछ आ रही हो मेरी बातें तो इसको पूरा एक बार देखिए। पूरा देखने के बाद में रिस्पॉन्स दीजिएगा। नहीं आ रही तो हट जाइए, दोबारा मत आइएगा इस पर। क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से इतना यहाँ फ्री में दिया जा रहा है, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन से नहीं होगा आपका। कभी इस वीडियो कभी इस वीडियो में ऐसा उछल कूद मचाए रहिए और बाद में आप खुद ही उसके भुगतभोगी होंगी, खुद भुगतेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर देखिए ये मानचित्र बना हुआ है, और अगर थोड़ा भी दिमाग में कुछ आया हो तो आप भी बनाइएगा इसको। बिना मैपिंग के आप यूपी पढ़ रहे हैं, आप सब गलत कर रहे हैं। बेकार में पूरा यूजलेस एकदम आपकी पढ़ाई है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप देखते हैं, बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, ना अभ्यास करेंगे, बस अच्छी चीज़ें मिल जाएं, बस ऊपर देख लिया, उसके बाद बाहर हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, और ढंग से देखने के बाद में समझिए। अगर आपको बेहतर लगती है तो ठीक है, वरना अब आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा खुद ही समझदार होंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक दिया है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है। देखो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कई चीज़ें पढ़ाऊँगा। जैसे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना क्या है, यानी कैसे इस यूपी के भूभाग का निर्माण हुआ है, कौन कौन सी चट्टानों का उपयोग हुआ है, किस तरह से यहाँ क्षेत्र बने हैं, और आपको फिर आगे बताएंगे कितने भागों में इनका विभाजन किया गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में यानी इसका जो भौतिक विभाजन के आधार पर यहाँ जलवायु कैसी है, जलवायु किन किन क्षेत्रों में कैसी है, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। कहाँ कहाँ बरसात अधिक होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, कहाँ कम पड़ती है, ये सारी चीज़ें लगभग इसमें आप देख पाएंगे और आपको बेस्ट तरीके से हम समझाएंगे। आप अगर यूपी आप पहले कितना ही पढ़े होंगे, आप इसको एक बार पढ़िए और फिर देखिएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको कुछ इस तरह से ये कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं। देखिए ये क्या है, ये सब पहाड़ हैं। आपको मालूम होगा, आपको पहले बताया है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ उत्तरी छोर में इधर से लगभग, आपको अगर मैं डिनोट कर दिखा दूं, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। और यहीं पर यहाँ पर एक श्रृंखला है शिवालिक पहाड़ी। कौन सा? शिवालिक, आपने सुना होगा। यानी ऊपर कौन सी है? शिवालिक। इसकी रेंज ऐसे करके ये यहाँ तक गई है। ये शिवालिक श्रेणी है उत्तर में। उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक श्रेणी है। और बच्चों अगर हम नीचे देखें इस क्षेत्र में तो आप यहाँ क्या पाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा विंध्यन श्रेणी है। कौन सी? विंध्यन श्रेणी। ध्यान समझिएगा, ये आपका विंध्यन श्रेणी है। और विंध्यन श्रेणी का विस्तार आप देखेंगे तो एमपी में पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर
इसके दक्षिणी छोर में ये जो क्षेत्र हैं, ये ललितपुर वगैरह, आगे यहाँ सोनभद्र तक, ये सब एमपी से लगा हुआ है। तो विंध्यन की पहाड़ियाँ या विंध्याचल की पहाड़ियाँ वो सब किधर पड़ेगा, ये आपका दक्षिण पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे उत्तर में शिवालिक पहाड़ी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और दक्षिण में बच्चों क्या है, दक्षिण में आपका ये विंध्यन श्रेणी है, ये पूरा विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए थोड़ा सा इसी के साथ देख लेते हैं कुछ जो इसके साथ लगे राज्य हैं। वैसे तो मैं पहले ही इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर भी देख लीजिएगा एक बार, जो मान लो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ देखिए इसके उत्तर में यहाँ पर ये एचपी है, यानी हिमाचल प्रदेश, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ से लेकर के ये लगभग ये वाला क्षेत्र जो है, ये बच्चों आपका क्या पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा हरियाणा, HR समझिएगा, हरियाणा है। और यहाँ पर आरजे यानी राजस्थान है, जो यूपी के मथुरा और आगरा से लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ से आगरा से एमपी है, और यहाँ भी पूरा एमपी होगा, और इधर भी एमपी है, यानी सब एमपी से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका है छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ है। इधर साइड में आपका पड़ता है झारखंड, और बाकी इधर देखेंगे तो आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका ये पूरा वाला क्षेत्र ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये बिहार है। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ाने का। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ देखिए कुछ ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, इधर भी कुछ पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी हैं और ये नीचे भी हैं। तो पहले आपको हम एक चीज़ समझाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश बना कैसे, किसका भूभाग है, तो आइए देखते हैं। बच्चों आपने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने देखा है कि जो भारत है, यानी भारत में अगर देखा जाए, भारत का आपका कौन सा क्षेत्र, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है बच्चों, कौन सा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपसे अगर पूछे तो कहेंगे ये किसका भूभाग है, तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का है। कौन सा, गोंडवाना लैंड का भाग है। बच्चों अगर इसी को अगर हम और आगे थोड़ा सा बढ़ाते चाहें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये आगे ये थोड़ा सा देखेंगे, ये ऐसा करके, तो यहाँ देखेंगे अगर इसको और ऊपर देखें तो इसका ये क्षेत्र उत्तरी, यहाँ पर ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, यही आपका यूपी है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि इसका यूपी का दक्षिणी छोर देखते हैं, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, इसके ऊपर जो देखेंगे तो यानी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग और यूपी का दक्षिणी भाग दोनों लगभग सेम चट्टानों से मिलकर बना है। और किससे बना है, ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी का जो दक्षिणी छोर है, कौन सा बेटा, दक्षिणी छोर, ये वाला, यानी यहाँ से ये जो पट्टी दिख रही है नीले रंग की, यहाँ पर ये सब किसका भाग है, ये दक्षिणी छोर है यूपी का, कौन सा, दक्षिणी। और बच्चों अगर मैं कहूँ ये किसका भूभाग है, तो आप कहेंगे गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ये जो पट्टी है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और आपको पहले बताया ये सब बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है ना, चीज़ें समझ आई होंगी। अब सवाल ये है कि ये जो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, आखिर ये बना कब है। तो बच्चा इसमें देखेगा, इसमें एक युग आया था, कैम्ब्रियन युग। कौन सा, कैम्ब्रियन युग। और कैम्ब्रियन युग में ये इसका निर्माण हुआ है। और कैम्ब्रियन युग जो है, इसमें कैम्ब्रियन युग के में जो बना, तो ये किससे बना था, ये विंध्यन श्रेणी से बना है, यानी विंध्यन प्रकार की चट्टानों से बना है, विंध्य चट्टानों से बना है ना। इससे इसका दक्षिणी भाग, यूपी का दक्षिणी भाग बना है। और आपको बच्चों बता दे, ये जो दक्षिण का क्षेत्र है ये पूरा पठारी है। क्या है ये जो इतना दिख रहा है आपको, ये सोनभद्र से लेकर के ललितपुर, ये पूरा झांसी वगैरह, ये सब बच्चों कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे ये पठारी क्षेत्र है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। तो बच्चों आप देखिएगा, देखिए आपको मालूम है कि ये आपका हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, शिवालिक कहाँ है, हिमालय क्षेत्र में है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहती हैं यूपी में, बहुत सारी नदियाँ, चाहे उसमें आप गंगा यमुना, वैसे विशेष तो गंगा यमुना इधर से निकलेगी आपकी, और यहाँ पर तो ये नदियाँ बहती हैं। ऊपर देखेंगे तो नदियाँ क्या करती हैं, जब नदियाँ शिवालिक से निकलती हैं, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझ लेता हूँ, मान लो ये आपका हिमालय है, और ये आपका फिर उसके बाद लघु हिमालय है ना, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और फिर मानते शिवालिक है। उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे, मानते ये शिवालिक है, क्या बच्चों, ये शिवालिक है। ये कौन सा है, इसको मानते हिमालय है। और ये क्या है, इसको कहते हैं, ये आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय। तो जिस समय नदियाँ जब शिवालिक से निकलती हैं, शिवालिक से, तो बच्चों क्या होती करती हैं, ध्यान दीजिएगा,
शिवालिक से निकलने के बाद में यहाँ से ये अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, और जब ये कंकड़ पत्थर लेकर के आती है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और आगे यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर छोड़ जाती हैं। जहाँ पर कंकड़ पत्थर छोड़ जाएंगी पथरीली जमीन होती है, और फिर आगे आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो, जब शिवालिक से नदियाँ निकलती हैं, कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, जो यहाँ विस्तार होता है, इसे कहते हैं शिवालिक का जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिवालिक का जलोढ़ कहा जाता है। आगे बच्चों आगे बढ़ेंगी और फिर यहाँ पर और बड़े पत्थर निकलेंगे और आगे यहाँ नदियाँ जाके दलदल में विलीन हो जाती हैं, यानी दलदल मिलता है। तो बच्चों ये वही क्षेत्र है जब शिवालिक से नदियाँ निकलती हैं और धीरे कर आती हैं तो ये वाले जो क्षेत्र पहुँचती हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये आपके नदियों के द्वारा लाए गए पानी से और बरसात के द्वारा यहाँ पर दलदल बन जाता है। तो इसको एक नाम देते हैं, ये जो पट्टी दिख रही बच्चों, इसका नाम है तराई क्षेत्र। क्या है? इसका नाम है क्या? तराई क्षेत्र है बच्चों, ये तराई क्षेत्र है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपका ये वाला क्षेत्र क्या है, तो ये आपका है भाबर क्षेत्र। कौन सा? ये आपका भाबर क्षेत्र है ना, ये भाबर क्षेत्र है, इसको देखेंगे। तो बच्चों उम्मीदें हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद और देखते हैं, चलिए पहले देख लेते हैं, बाद में भी इसके बारे में हम समझाएंगे आपको। फिर और नीचे देखते हैं तो नदियां क्या करती हैं, जो गंगा और यमुना है, गंगा और यमुना नदियां ये सब क्या करती हैं, अपने साथ में बहाकर मिट्टी लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, और ये अवसाद जो है यहाँ पर आके ये जमता चला जाता है ना, ये यहाँ पर। तो बच्चों इससे क्या होता है, इससे उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का निर्माण होता है। किसका? मैदानी भाग। तो ये जो पट्टी दिख रही है ये आपकी मैदानी भाग है, ऊपर जो दिख रही है ये तराई है, और नीचे जो दिख रहा है ये आपका क्या है बच्चों, तो ये आपका है भाबर क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, जब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और नदियाँ आगे आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सीधे से जब ये अपने साथ, मैंने भी बताया कि शिवालिक से जो है ये निकलती हैं और यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, आगे दलदल में चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो आता है ये कंकड़ पत्थर जो होता है उससे जो एक निर्माण होता है, ये होता है क्या, इसका नाम है भाबर क्षेत्र। क्या बनता है? भाबर क्षेत्र। और उसके फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका तराई, यानी ये आपका कह सकते हैं दलदल क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, तराई क्षेत्र कह सकते हैं, है ना। और ये नदियों के द्वारा लाई गई बहाव से जो पानी है उससे, और प्लस में जो बरसात होती है उसकी वजह से, है ना। आगे आपको हम बारिश के बारे में बताएंगे यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से इसका निर्माण होता है। फिर आगे देखिएगा, नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, और अवसाद लेकर जब आती हैं बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा, अवसाद लाने के बाद में यहाँ पर अवसाद छोड़ती चली जाती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग का निर्माण होता है। और ये गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी उसके अवक्षेप से ये जो है मैदानी भाग बना हुआ है। अब देखिएगा इसके बारे में आगे हम समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, आपको हम समझाते हैं भाबर, तराई और मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद में ये विंध्यन, है ना। देखिए कैसे इसका निर्माण हुआ, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। देखिएगा, जैसे सवाल आता है कि मैदानी भाग कैसे बना, तो मैदानी भाग देखिए, अगर मैं कहूं कि यूपी का मैदानी भाग का अगर सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सी नदी से है, तो यहाँ कहेंगे यमुना नदी। यानी मैदानी भाग का सबसे पश्चिमी छोर में बॉर्डर कौन बनाता है, यमुना नदी इधर से निकलती है। और आपसे कहें कि इसके पूर्वी में कौन बनाता है बच्चों, तो यहाँ पर है गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। यानी इसके पूर्वी भाग का निर्धारण, सीमा का निर्धारण कौन करती है, गंडक नदी, और पश्चिमी कौन करती है, यमुना नदी, है ना। और इसके बीच में ये आपका कौन सा है, मैदानी भाग। ठीक है ना। तो चीजें आपको बच्चों ये समझ में आ रही होंगी। इस तरह से आप देखें कि यहाँ भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और ये मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद में ये आपका पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो उम्मीदें हैं कि आपको ये इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर ये आई हैं तो चलिए आगे देखते हैं और भी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो बच्चों देखिए ये क्या है, ये आपका है सहारनपुर। ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर। और सहारनपुर से जब ये पट्टी आगे चलती है तो बच्चों धीरे धीरे आगे करके ये थोड़ा सा पतली होती जाती है। तो अगर मैं कहूँ सहारनपुर क्षेत्र में इसका विस्तार यानी कितना है, तो आप बताएंगे 34 किलोमीटर है। कितना बच्चों? 34 किलोमीटर। सहारनपुर क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो 34 किलोमीटर है। और आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां देखेंगे तो आगे जब बनता है यहाँ पर ये आपका तराई क्षेत्र है, और यहाँ पर ये तराई क्षेत्र जो ये कुशीनगर तक जाएगा। और ये कुशीनगर में, यानी कुशीनगर कहाँ से, सहारनपुर से कुशीनगर तक ये पट्टी फैली हुई है, और यहाँ चौड़ाई है 80 से 90 किलोमीटर के बीच में यहाँ इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना।
उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों। इस तरह से आप यहाँ क्या पढ़े, सबसे ऊपर क्या है, भाबर, तराई, मैदानी, और फिर उसके बाद में ये आपका कौन सा है, पठारी क्षेत्र है। और मैंने भी बताया कि ये कैसे बना है, ये कंकड़ पत्थर से बना है। इधर क्या बना है, ये आपका दलदल हो गया है, इधर मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में क्या है, ये आपका ये पठारी क्षेत्र है। और बच्चों देखिएगा जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पानी अधिकतर रहता है, इसलिए यहाँ पर गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी होती है। कहाँ पर, इन क्षेत्रों में, यानी धान और गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए जो गन्ना होता है इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और बच्चों धान के लिए भी बहुत पानी चाहिए होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में होता है ना। इसके बाद आगे देखेंगे तो इन क्षेत्रों में क्या है बच्चों, तो ये पठारी है, यहाँ आपको खनिज बहुत सारे मिलते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको एक खनिजों क्लास दिया है, और उसमें आप जरूर देखिएगा। तो ये वाले जो दक्षिणी छोर है, पठारी छोर है, ये क्या है, ये इसमें यानी ये जो है यहाँ पर खनिजों का अधिकतर निर्माण हुआ है, यानी खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा क्या, अगर हम कहें कि लगभग सबसे ज्यादा खनिज यही मिलते हैं, अधिकांशतः यही आप पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसके भौतिक विभाजन के बारे में। अगर मैं इसको बांट के पढ़ूं तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यानी अगर इसका हम बंटवारा कर दें तो वो कैसा होगा। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन यानी कैसे बांट के पढ़ेंगे, तो बच्चों देखेंगे भौतिक विभाजन में क्या हो सकता है। भौतिक विभाजन में देखें तो इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 3 भाग बांटेंगे। अगर मैं कहूं पहला क्षेत्र क्या है, तो पहला बच्चों क्या कहेंगे, पहला हम कहेंगे इसको उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र। अच्छा उत्तर क्या, उत्तर पूर्व कह सकते हैं, उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि यहां से लेकर के वहां तक है ना, तो ये क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद बीच में देखेंगे तो क्या कहेंगे, अगला है मध्य का मैदान। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, आप चित्र समझ सकते हैं, मध्य का मैदान बच्चों। और अगर मैं लास्ट बात करूं तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। इतने भागों में इसको हम इसका विभाजन कर सकते हैं, भौतिक विभाजन इसका हो सकता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब देखिए बच्चों, एक थोड़ा सा खास बात और समझिएगा, यहां देखिएगा, ये जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर भी आगे बढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र में, तो यहां पर ये जब आगे नदियां पानी बहा कर ले आती हैं तो मैदानी क्षेत्र में 2 पार्ट बनते हैं। एक को कहते हैं, एक का नाम है बांगर है, और एक का नाम बच्चों खादर है। बांगर और खादर, ऊपरी क्षेत्र आपका बांगर और ये खादर है। देखिए जो बांगर होता है ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है, तो यहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ये आपकी जो मिट्टी हो जाती है वो ककरीली और पथरीली हो जाती है, यानी ककरीली व पथरीली मिट्टी हो जाती है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है, और यहाँ पर फसलों का उत्पादन थोड़ी कम मात्रा में होता है। और बच्चों जो ये खादर है, निचला पार्ट इसका मैदानी भाग का, तो खादर क्षेत्र में क्या होता है, ये भूमि क्या होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है बच्चों, और यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, यानी कृषि की प्रधानता यहाँ पर अधिक होती है, कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको उपज प्राप्त होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा इसका अगला पार्ट। तो बच्चों देखते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। बेटा अगर मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा पठारी क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिएगा ये मिर्जापुर, कैमूर और ये सोनभद्र की यहाँ पहाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ ये सोनभद्र है आपका, ये सोनभद्र है, तो यहाँ पहाड़ी मिलेगी सोनभद्र की। उसके बाद आगे इधर कैमूर पहाड़ी है, मिर्जापुर साइड में कैमूर पहाड़ी है, और बाकी अन्य भी पहाड़ियाँ हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे इन क्षेत्रों में तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, यहीं पर जलप्रपातों का निर्माण होता है। खनिज तो मिलता ही मिलता है, प्लस में इन क्षेत्रों में आपको जलप्रपात मिलेगा। आपको पता होगा जलप्रपात क्या है, तो जलप्रपात होता है, झरने होते हैं, जब पानी ऊंचाई से नीचे गिर गिरता है उसे जलप्रपात कहा जाता है। तो जलप्रपात का निर्माण किधर होता है, तो क्या बताएंगे बच्चों, जलप्रपात का निर्माण यूपी के दक्षिणी छोर में। तो बच्चों आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा समझते हैं यूपी की जलवायु क्या है। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बच्चों मैं कहूँ जलवायु क्या है, तो जलवायु किसे कहते हैं पहले समझते हैं। तो अगर मैं कहूँ यूपी की जलवायु के बारे में थोड़ा समझेंगे, तो बच्चों जलवायु कैसे बनती है, जल और वायु यानी 2 शब्दों का मिश्रण है जलवायु। और यहां पर देखेंगे तो जलवायु कैसी है, तो आप पहले आप चीजों को समझिए। देखिए
सवाल यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मौसम बदलता रहता है, मौसम क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो एक जैसा नहीं होगा। यानी आप देखेंगे तो यूपी कहाँ स्थित है, आप कहेंगे लगभग कर्क रेखा के पास में। आपको पता है, देखिए इंडिया में कर्क रेखा कितने, ये यहाँ से लगभग कर्क रेखा जाएगी, है ना, गुजरात से होकर कर्क रेखा, और ये लगभग देखा जाए तो लगभग पास में मिलेगा, पास में कौन, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पास में है तो मतलब क्या है, वहाँ पर तापमान बदलता रहेगा, कभी गर्मी, है ना, तो गर्मी भी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर जलवायु क्या है, तो बच्चों जलवायु अगर कहेंगे तो यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। वैसे भारत की जलवायु क्या है, भारत जलवायु भी यही है, जलवायु है उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी। बच्चों एक बात समझिएगा, मानसूनी क्यों कहेंगे, क्योंकि मानसून की वजह से भी मौसम बदलता है। कैसे भाई, आप देखते हो गर्मी, ठंडी और बरसात, बारिश आ गई मौसम बदल जाता है, यानी इसलिए मानसूनी है, मानसून पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है बेटा, तो क्या कहेंगे आप, यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। फिर इसके बाद समझते हैं, देखते हैं कि जलवायु के आधार पर इसका विभाजन कितने भाग में किया गया है। तो जलवायु के आधार पर आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर ऋतुएं 3 प्रकार की मानी जाती है। मेन जो है वो आपका क्या होगा, गर्मी की ऋतु, और उसके बाद ठंडी, और उसके बाद ही फिर आप बरसात। तो आइए एक एक चीजें समझते हैं, पहले समझते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जलवायु को कितने भाग बांटेंगे, जलवायु के आधार पर यहाँ पर ऋतुएं कितने प्रकार की होगी, तो बच्चों आपकी जो ऋतुएं होंगी वो 3 होंगी। पहला आप होगा ग्रीष्म ऋतु, क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। और अगला क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे अगला है वर्षा ऋतु। कौन सा, वर्षा ऋतु। और बच्चों अगला क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और आगे आपका क्या होगा, शीत ऋतु होगा। कौन सा, शीत ऋतु। देखिए यहाँ से आगे मैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ, और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी, इसका पार्टीशन समझ में आया। तो चलिए आइए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है, वो चीज़ समझते हैं। तो पहला समझेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या कहानी होती है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एकदम अच्छे से लगे रहिए, अभी देखिएगा बहुत मजा आएगा आगे। देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। तो आप देखिए ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। आपको मैंने कहा कि देखिए नीचे यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे यहाँ से नीचे, यानी कर्क रेखा लगभग मैं समझ सकता हूँ ये ऐसा करके इधर से। तो बच्चा एक समझिएगा, जब कर्क रेखा के पास जो भी क्षेत्र होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, और जब लंबवत चमकती हैं तो यहाँ भीषण गर्मी होती है। अब देखते हैं यहाँ इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों। तो अगर मैं औसतन पूरे वर्ष की बात करता हूँ यूपी में गर्मियों में, तो गर्मियों में यहाँ का जो तापमान उच्चतम होता है, कितना, उच्चतम तापमान अगर उच्च देखा जाए उच्चतम, तो बच्चों यहाँ लगभग होता है 36 से 39 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर आगे चला जाता है। और अगर मैं न्यूनतम देखूं तो न्यूनतम में देखा जाए, न्यूनतम में यहाँ का न्यूनतम तापमान होता है बच्चों, ये कितना जाता है 21 डिग्री से लेकर के लगभग 23 डिग्री तक। लेकिन और देखेंगे तो 21 से 23 से न्यूनतम होता है, और उच्चतम 36 से 39। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में देखेंगे नीचे साइड में कर्क रेखा नजदीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ता है, और टेम्परेचर जाता है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री तक पहुँच जाता है। किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अच्छा इसकी वजह क्या है, तो देखो कई चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर्क रेखा इसके नज़दीक से होकर जाती है दक्षिणी साइड में, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर इतना तक भी पहुँच जाता है, लेकिन केवल इन्हीं क्षेत्र में। बाकी अगर एवरेज में देखें तो अधिकतम 36 से 39 और यहाँ पर 21 से 23 डिग्री तक हो जाता है ना। तो चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होंगी। और बच्चों देखिएगा इस वजह से होता क्या है, आप देखेंगे तो आपका जो ये क्षेत्र है, एक ध्यान देना, एक झांसी है, कौन सा, यहाँ पड़ेगा आपका झांसी क्षेत्र, और एक और है आगरा क्षेत्र। आगरा और झांसी में बच्चों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और आपको यहां पड़ेगा आपका लगभग यहां पर बरेली पड़ेगा, बरेली में बच्चों सबसे कम गर्मी होती है, ठीक है ना। चलिए समझिए, तो यहां पर चाहे तो उसको नोट पॉइंट करिएगा। यूपी में सर्वाधिक गर्मी आगरा व झांसी में होती है, आगरा व झांसी में होती है। और बच्चों सबसे कम गर्मी पड़ती है, सबसे कम गर्मी
तो ये बच्चों कहाँ, ये आपकी पड़ेगी बरेली में। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक गर्मी आगरा, झांसी और सबसे कम कहाँ है, बरेली में। तो इस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए जानते हैं थोड़ा सा इसकी वर्षा ऋतु के बारे में, बरसात में क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे वर्षा के बारे में, यानी यहाँ बरसात, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि यूपी में वर्षा होती कैसे है। तो बच्चों आपको बता दें, देखिए यहाँ समझिएगा, ये देखो यहाँ यूपी है, ये यूपी है और ये आपका ये बंगाल खाड़ी है। यहाँ देखो भारत में यहाँ बंगाल खाड़ी है। तो बच्चों बंगाल की खाड़ी में से उठने वाला जो मानसून है ये इधर से उठता है और सीधे इधर की ओर जाता है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे इस साइड में समझ लेते हैं, बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसून की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। कैसे, तो यहाँ से बंगाल खाड़ी थोड़ा सा नीचे ही है, आप समझिएगा। तो बंगाल खाड़ी से जब मानसून उठता है, समझिएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसून में समस्या ये होती है कि जैसे यहाँ से उठा तो ये सीधा से आएगा और सीधा से कहाँ, इधर को चला जाएगा। कहाँ, यानी पूरब की ओर से आएगा। पूरब क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूरब कहेंगे, है ना। दक्षिण पूरब से मानसून आता है और यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर निकल जाता है। ठीक बच्चों, तो इधर से ये आपका निकल जाएगा। तो आपसे सवाल ये करेगा कि भारत यूपी में बरसात किस वजह से होती है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से, है ना, ये इससे बारिश होती है। बच्चों होता क्या है अब समझिएगा। देखो यहाँ आप समझिए, पहले इधर आपका हिमालय है, क्या है, ये हिमालय क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ से जो मानसून उठता है ये इधर से आके सीधा निकल जाएगा। अब जब निकल जाता है तो यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे खाली रह जाता है जहाँ पर मानसून पहुँच नहीं पाता। तो बच्चों इधर देखिए ये खाली रह जाता है। लेकिन इधर से यहाँ से जो आगे बढ़ता है तो यहाँ कुछ मानसून उत्तर की ओर जाता है और उत्तर को जाने के बाद में बच्चों इधर क्या है, इधर हिमालय है और हिमालय से जब टकराता है तो यहाँ से टकराने के बाद में इसकी बारिश सीधे इधर को आती है। तो बच्चों जो ये वाला क्षेत्र बन जाता है, ध्यान समझिएगा, ये वाला क्षेत्र बन जाता है, इसे कहते हैं गोरखपुर वाले क्षेत्र में। और ये तराई क्षेत्र में दलदली क्षेत्र जो होता है, इधर को जो है यहीं पर आके अपनी सारी बरसात कर देता है। इस वजह से यहां से दो प्रश्न बनते हैं कि सर्वाधिक वर्षा यूपी में कहां होती बच्चों, तो वो कहां होती, गोरखपुर में होती है। कहां पर, गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो बच्चों आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र मथुरा में होती है। मथुरा में सबसे कम, मथुरा में सबसे कम। तो आप कहेंगे सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है बच्चों, तो सर्वाधिक वर्षा। और उसके बाद यहां देखेंगे न्यूनतम वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। कहाँ पर, गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बच्चों, तो सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा में। इसी वजह से, ध्यान समझिएगा, इसी वजह से आपने सुना होगा गन्ना के क्षेत्र में गोरखपुर बहुत फेमस है, यानी गन्ना बहुत उत्पादित होता है यहाँ पर इन क्षेत्रों में, क्योंकि उससे जल चाहिए, पानी चाहिए और धान का उत्पादन अधिकतर होता है इन क्षेत्रों में। और मथुरा साइड में आपके मोटे अनाज उगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो बच्चों और देखिए सवाल ये आता है कि आखिर कितनी बरसात होती है बच्चों, तो आपको बता दें गोरखपुर में जो बरसात है वो लगभग 184.7 सेंटीमीटर औसतन ये प्रतिवर्ष होती है। 184.7 सेंटीमीटर ये प्रतिवर्ष वर्षा यहाँ पर होती है। किस साइड में, यानी यहाँ आपके गोरखपुर में, क्योंकि ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं कि मथुरा साइड में यानी इस क्षेत्र में कितनी होती है, तो यहाँ बहुत कम होती है। लगभग में 54.4% बरसात किधर होती है, मथुरा साइड में। कितना, 54.4%। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि गोरखपुर में औसतन कितनी होती है बच्चों, ये लिखा ही है, यहाँ पर होता है 184.7 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और यहाँ मथुरा में होती है 54.4% प्रतिवर्ष होती है। और अगर पूछे कि यह मानसून आता कब है, तो बच्चों ये जून के महीने में आ जाता है, यानी जून के महीने में ये बरसात शुरुआत हो जाती है। उम्मीद है आपको ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगर ये आ गया तो थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पर और भी समझते हैं। और क्या समझते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ठंडी के महीने में कैसा मौसम होता है। तो ठंडी में कैसे ठंडी पड़ती है, तो बच्चों आइए देखते हैं ठंडी के बारे में। शीत ऋतु में देखेंगे बच्चों, तो शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में अगर देखा जाए कि कहते हैं सर्वाधिक ठंडा महीना। वैसे शीत ऋतु की शुरुआत कब हो जाती है, ये आप देखें तो नवंबर से शुरू हो जाता है। लगभग नवंबर से लेकर के आगे ये आपका चलेगा लगभग ये जनवरी लास्ट तक। तो आपसे सवाल ये पूछे कि पता है शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है,
यूपी का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है बच्चों? तो सबसे ठंडा महीना जो होता है ये आपका जनवरी महीना होता है। कौन सा? जनवरी महीना। और यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, ये सब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ, यहाँ की जलवायु, यहाँ का में गर्मी, ठंडी और जो है बरसात, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने एक बात शुरू में ही बोला है कि अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी कर रहा हूं अपनी परचेजिंग क्लास और इससे आप तुलना करिएगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि इससे बेस्ट वहां नहीं मिलेगा आपको। आप करके देखिए। और एक चीज और कर लीजिएगा, आप लोग इसकी नोट्स बनाइएगा, चित्र बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, कुछ चीजें आप अपने आप लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ बहुत सारी चीज लिखाया नहीं है, आपको समझाया है, तो आप इसको समझिए और अपने आप लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। गारंटीज कह रहा हूं ये आपको बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे और भी अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी जब तक पूरा यूपी, पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर मैं फिनिश नहीं कर दूंगा, तब तक ये श्रृंखला जारी रखेंगे और आपकी तैयारी में हम लोगों का भरपूर साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।